बेटा आज का हमारा लेक्चर है एंटीबॉडीज़। एंटीबॉडीज़ के अंदर हमने ये देखना है कि भी इसका रिकग्निशन एंड रिस्पॉन्स कैसे। हम जानते हैं कि जो आपकी एंटीबॉडीज़ हैं, दीज आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ सेल विच आर BCRs एंड दीज आर TCRs, B सेल रिसेप्टर्स एंड द T सेल रिसेप्टर। B सेल रिसेप्टर आपके B सेल्स के ऊपर मौजूद होते हैं और TCR आपके T सेल्स के ऊपर। और ये जो TCR या BCR है ये इनफैक्ट आपकी क्या है, एंटीबॉडीज है। एंटीबॉडीज दो किस्म की हैं आपकी, एक स्क्रीटेड एंटीबॉडीज है और एक ट्रांसमेम्ब्रेन। स्क्रीटेड जो प्लाज्मा में जो आपके ब्लड में फ्रीली घूमती है, ट्रांसमेम्ब्रेन वो होती हैं जो मेम्ब्रेन बाउंडेड एंटीबॉडीज है कि वो मेम्ब्रेन के साथ क्या है, अटैच्ड हैं, फिक्स हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे मूव नहीं कर सकते। और हम ये कहते हैं इसके अंदर ये एक स्पेस होती है जिसे हम कहते हैं कि दीज आर बेसिकली स्पेसर सीक्वेंस। ये क्या है, आपकी स्पेसर सीक्वेंस है। दीज आर बेसिकली स्पेसर सीक्वेंस जो कि अप्रॉक्सीमेटली 26 अमाइनो एसिड्स की होती है। और ये शॉर्ट साइटोप्लाज्मिक टेल है कि ये यहाँ से ये साइटोप्लाज्म में आ रही है और ये क्या है, बेसिकली शॉर्ट है। शॉर्ट का ये मतलब है कि ये सिग्नल ट्रांसडक्शन में ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होती। हमने लास्ट टाइम बात की थी, ऐसी सिचुएशन में हमारे पास कुछ और प्रोटीन्स आती हैं जिसमें अमीनोग्लोबिन अल्फ़ा और अमीनोग्लोबिन बीटा मौजूद है, जो इनकी हेल्प करती हैं साइटोप्लाज्मिक सिग्नल को प्रोवाइड करने में। नाउ अब हम बात करते हैं कि भाई जो आपकी एंटीबॉडीज़ हैं इनकी डिस्कवरी कैसे हुई। उससे पहले हम बेसिक स्ट्रक्चर देखते हैं कि एंटीबॉडी का हमारा बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। एंटीबॉडी का बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास 2 लाइट चेन्स हैं जिनका साइज है 22,000 डाल्टन और 2 हैवी चेन्स हैं जिनका साइज है हर एक का 50,000 डाल्टन। और इनके अंदर 110 अमाइनो एसिड की सीक्वेंस है, टर्मिनल सीक्वेंस। मीन ये एंटीबॉडी है, यहाँ पे इसके टर्मिनल पे एक 10 अमाइनो एसिड की क्या है, सीक्वेंस मौजूद है। ये 110 अमाइनो एसिड की सीक्वेंस क्या बताती है कि वो कितनी स्पेसिफिक है। मतलब एक एंटीजन A है उसके लिए सीक्वेंस डिफरेंट होगी, एक एंटीजन B है उसके लिए सीक्वेंस डिफरेंट होगी, एंटीजन C है उसके लिए सीक्वेंस डिफरेंट होगी। तो दीज आर द डिफरेंट काइंड ऑफ सीक्वेंसेस जो उसके अंदर मौजूद है। ये बेसिक स्ट्रक्चर है। ये यहाँ पे ये बता रहा है ये 2 हैवी चेन्स हैं और ये 2 आपकी क्या है, लाइट चेन्स। यहाँ पे सिंपली हम बता रहे हैं कि ये एंटीबॉडी के ऊपर ये जो सीक्वेंस है 110 अमाइनो एसिड की, ये क्या है, ये वो सीक्वेंस है जो यूनिक होती है, जो एपिटोप्स को बाइंड करने में हेल्प करती है। अब हम बात करते हैं इसकी फर्स्ट डिस्कवरी की। एक साइंटिस्ट था हमारे पास, उसने कुछ रैबिट्स लिए और इन रैबिट्स के अंदर इंजेक्ट की एक एंटीजन ओवल एल्बुमिन। क्या इंजेक्ट की है, ओवल एल्बुमिन। और इसका क्या लिया है, सीरम लिया। इस सीरम को हम कहते हैं कि दैट इज एंटी सीरम। ये क्या है आपका, एंटी सीरम। वाई इट इज एंटी सीरम, क्योंकि इसके अंदर एंटीबॉडीज मौजूद है। और ये एंटीबॉडी किस चीज़ की है, इस ओवल एल्बुमिन की। क्योंकि हमने जब रैबिट के अंदर एक एंटीजन इंसर्ट किया है तो रैबिट के इम्यून सिस्टम ने उसके अगेंस्ट क्या प्रोड्यूस किया है, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस। तो उस सीरम के अंदर एंटीबॉडीज मौजूद हैं, तो इसको हम क्या कह रहे हैं, एंटी सीरम। अब इस सीरम के उसने 2 पार्ट किए। एक पार्ट का उसने इलेक्ट्रोफोरेसिस किया, जब उसने इलेक्ट्रोफोरेसिस किया तो उसके पास 4 पीक्स आए। पहले पीक हमारे पास है एल्बुमिन प्रोटीन की, दूसरी है अल्फा ग्लोबिन, तीसरी है बीटा ग्लोबिन और चौथी है गैमा ग्लोबिन। इस फ्रैक्शन को उसने क्या किया, ये 50 है और ये भी इसका 50। अब जो दूसरा 50% था इसके अंदर इसने क्या डाला, अगेन
ओवल एल्बुमिन डाला और इसका अब क्या किया, इलेक्ट्रोफोरेसिस की। पहले डायरेक्ट इलेक्ट्रोफोरेसिस किया, उसके बाद उसने क्या किया, उसको दोबारा से ओवल एल्बुमिन के साथ ट्रीट किया और उसका क्या किया, इलेक्ट्रोफोरेसिस किया। इससे क्या होगा, रैबिट के सीरम में एंटीबॉडीज मौजूद थी और ये एंटीबॉडी किसके अगेंस्ट थी, ओवल एल्बुमिन। तो मीन ये जो सीरम है इसके अंदर क्या मौजूद है, एंटीबॉडीज मौजूद है। अब इसके अंदर उसने क्या डाला है, उस एंटीबॉडी का एंटीजन डाला है, ओवल एल्बुमिन। तो एंटीबॉडी और एंटीजन क्या करेंगे, आपस में बाइंड करेंगे, विच मीन फ्री एंटीबॉडी का लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फ्री एंटीबॉडी का लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जब उसने इसका दोबारा इलेक्ट्रोफोरेसिस किया तो अब हमारे पास क्या होना चाहिए, कोई एक चीज़ इनमें से कम होनी चाहिए, क्योंकि एंटीबॉडी का लेवल कम हो गया। तो जब उसने देखा तो उसके पास ये पीक्स नहीं। तो इसका क्या मतलब है कि एंटीबॉडीज इसमें से कौन सी है, गैमा ग्लोबिन। इन गैमा ग्लोबिन को हम क्या कहते हैं आजकल, अमीनोग्लोबिन। और यही अमीनोग्लोबिन हमारी बेसिकली क्या है, एंटीबॉडीज। बेटा यहाँ पे कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो ये डिस्कवरी है कि हमें ये पता चला कि इन 4 प्रोटीन में से जो गैमा ग्लोबिन है वो इनफैक्ट हमारी एंटीबॉडीज है। ये बेसिकली वही एक्सपेरिमेंट है जो भी मैं आपको बता रहा था कि ब्लू लाइन पहला इलेक्ट्रोफोरेसिस है और ब्लैक लाइन आपका सेकंड इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब वो कहते हैं कि सेकंड स्टेप में हमारी जो एंटीबॉडीज हैं उनका साइज, जब उसको अल्ट्रा सर्टिफिकेशन किया, आपके पास साइज कितना है, 150,000 डाल्टन आया। नाउ हमें कैसे पता चलेगा कि इसका स्ट्रक्चर कैसे है और इसका कौन सा स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर के लिए हम 3 डिफरेंट एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं। अब हमने देखना है कि हमारे पास जो ये स्ट्रक्चर आया है वो कैसे आया है। इसके लिए हम 3 एक्सपेरिमेंट देखते हैं कि 3 एंजाइम है, एक है पेपेन, एक है पेप्सिन और एक है हमारे पास मरकैप्टोएथेनॉल। ये 2 एंजाइम है और ये रिडॉक्स रिएजेंट है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन कॉज करता है। इसको इग्नोर करें, अभी यहां से नीचे आना है। जब आप एंटीबॉडी के सॉल्यूशन के अंदर पेपेन ऐड करते हैं तो ये यहाँ पे इसको कट करता है, यहाँ पे क्या करता है, इसको कट करता है। जब यहाँ पे कट करेगा, एक पार्ट ये बनेगा, एक पार्ट ये बनेगा और एक पार्ट ये बनेगा। उनके पास हमारे पास 3 पार्ट्स हैं। अब इन तीनों पार्ट्स को उसने क्या किया, इनकी एक्टिविटी चेक की एंटीजन के साथ कि क्या ये बाइंडिंग एबिलिटी रखते हैं या नहीं रखते। इस पार्ट में भी बाइंडिंग एबिलिटी आई, इसमें भी आई, मगर इसमें नहीं आई। तो इसको उन्होंने नाम दिया FAB का। FAB का मतलब है, F का मतलब है फ्रेगमेंट, AB का मतलब है एंटीजन बाइंडिंग। सो इट्स मीन एंटीजन बाइंडिंग फ्रेगमेंट। और इसको नाम दिया FC का। C का मतलब है क्रिस्टलाइजेशन। ये फ्रेगमेंट बाइंडिंग नहीं रखता था मगर क्रिस्टलाइज हो जाता था, तो इसे फ्रेगमेंट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इसने बोला हुआ है। तो ये 3 फ्रेगमेंट हमारे पास पेपेन से डाइजेस्ट करने के बाद आए। सेकेंडली, जब हमने इसको बाइंड किया पेप्सिन के साथ, पेप्सिन में उसने कहाँ पे कट किया, उसको इन डाइसल्फाइड बॉन्ड्स के नीचे कट किया। पिछले केस में इन डाइसल्फाइड बॉन्ड के ऊपर कट किया था। तो जब इसको कट किया तो FC फ्रेगमेंट हमारे पास रिकवर नहीं हुआ, मीन वो कंप्लीटली डिग्रेड हो गया, दैट वाज नॉट रिकवरेबल। जबकि हमारे पास एक सिंगल फ्रेगमेंट आया जो कि ये आया, और जब इसको बाइंडिंग, इसकी एबिलिटी चेक की गई तो पीछे वाले फ्रेगमेंट के मुकाबले में इसकी बाइंडिंग एबिलिटी क्या थी, डबल थी। तो दैट्स वाई इसको फ्रेगमेंट AB डैश की पावर 2 कहा गया कि भाई ये डबल बाइंडिंग एबिलिटी रखता है। बेसिकली इसका साइज कितना था, 100,000 डाल्टन। ये तब हुआ जब हमने इसको पेप्सिन से ट्रीट किया। तीसरा हमारा है मरकैप्टोएथेनॉल। मरकैप्टोएथेनॉल रिडॉक्स रिएजेंट है जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन कॉज करता है। जब इसको डाला तो ये यहाँ पे और यहाँ पे
इसने 3 कट लगाए। इन शॉर्ट इसने कहाँ पे कट किया, इसके डाइसल्फाइड बॉन्डिंग के ऊपर कट किया। तो जब इन पे कट किया ये चेन अलग हो गई, ये चेन अलग हो गई और ये 2 चेन्स अलग हो गई, विच मीन आपके पास चेन्स अलग हो गई। और इनका साइज़ क्या था, जो हैवी चेन था उसका साइज़ 50,000 डाल्टन था और जो लाइट चेन थी उसका साइज़ कितना था, 20,000 डाल्टन। सो कलेक्टिवली अगर हम देखें हमारे पास पैपेन से ये 3 फ्रेगमेंट आए, पेप्सिन से ये फ्रेगमेंट आए और इससे ये फ्रेगमेंट आए, जिससे हमें ये पता चलता है कि हमारा जो एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर है जिसमें 2 हैवी चेन्स और उसके अंदर 2 लाइट चेन्स मौजूद हैं। हमारा एंटीबॉडी बाइंडिंग फ्रेगमेंट भी मौजूद है और FC फ्रेगमेंट भी मौजूद है जो कि क्रिस्टलाइजेशन फ्रेगमेंट है और एंटीबॉडी इफेक्टर मॉलिक्यूल के तौर पर काम करता है। उसकी एग्जांपल अभी हम देखेंगे कि वो कैसे। एंटीबॉडी का हम यही कहते हैं कि अल्टीमेटली हमारे पास कॉमन स्ट्रक्चर है। ये वही चीज़ जो हमने आपको बताई कि एक स्ट्रक्चर ये है, एक स्ट्रक्चर ये है और एक स्ट्रक्चर ये है। तो ओवरऑल ये हमारे पास एक कॉमन स्ट्रक्चर आ जाता है। अब इस कॉमन स्ट्रक्चर को हम थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं। ये चेन्स क्या है, ये चेन्स बेसिकली आपकी प्रोटीन्स हैं जिसका एक अमाइनो टर्मिनल है और एक कार्बोक्साइल, अमाइनो कार्बोक्साइल एंड सो ऑन। इसके अंदर ये जो बॉन्ड है आपके, ये आपके डाइसल्फाइड बॉन्ड है। अब इन डाइसल्फाइड बॉन्डिंग के अंदर हमारे पास ये चीज़ ये लिखी है CH1, CH2 एंड CH3। C का मतलब है कांस्टेंट, H का मतलब है हैवी और 1 का मतलब है डोमेन 1। कांस्टेंट रीजन हैवी चेन डोमेन 1 CH2 एंड CH3, CH1, CH2, CH3 और इसके अंदर VH लिखा हुआ है। VH का क्या मतलब है, वेरिएबल रीजन ऑफ हैवी चेन। ये कांस्टेंट रीजन है 3 और ये एक वेरिएबल रीजन। ये 3 कांस्टेंट रीजन है और ये क्या है, वेरिएबल रीजन। जबकि यहाँ पे CL का मतलब क्या है, कांस्टेंट रीजन लाइट चेन, वेरिएबल रीजन लाइट चेन, कि इसके अंदर एक कांस्टेंट रीजन है और एक वेरिएबल है, इसके अंदर एक वेरिएबल है और 3 कांस्टेंट रीजन। तो ये जो कांस्टेंट रीजन है ये डिफरेंट एंटीबॉडीज़ के अंदर सेम हो सकता है, वेरिएबल रीजन कभी भी सेम नहीं हो सकता। अगली स्लाइड में मैं बताऊंगा कि ये किस बेस पे डिवाइड करता है। नेक्स्ट हमने बात की थी इसके अंदर जो है ना 110 अमाइनो एसिड की सीक्वेंस होती है। वो कहाँ पे होती है, इस वेरिएबल रीजन में होती है जो इसको यूनिक बनाती है। और हर एंटीबॉडी के अंदर ये सीक्वेंस क्या होगी, डिफरेंट होगी। 2 एंटीबॉडीज़ के अंदर कभी भी ये सीक्वेंस सेम नहीं हो सकती, चाहे एक अमाइनो एसिड का फर्क हो मगर ये डिफरेंट होगा। तो बेसिकली ये रीजन जो है आपका, जो वेरिएबल रीजन है, ये आपका क्या कहलाता है, एंटीजन बाइंडिंग रीजन। ये क्या कहलाता है, एंटीजन बाइंडिंग रीजन। और ये नीचे वाला रीजन क्या कहलाता है, इफेक्टर रीजन, जिसकी एक्टिविटीज़ होती हैं। ये अभी हम थोड़ी देर बाद देखेंगे कैसे। जो आपकी लाइट चेन है ये 2 हो सकती हैं, या तो ये कापा हो सकती है या ये लैम्डा हो सकती है। कापा को इस तरह से लिखते हैं और लैम्डा को इस तरह से लिखते हैं। इन दोनों में से कोई एक चेन हो सकती है, KAPPA कापा, और आपके पास लैम्डा होगी। जो हैवी चेन है वो 5 किस्म की हैं, इनको मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ। वो म्यू हो सकती है, वो गैमा हो सकती है, डेल्टा हो सकती है, अल्फा हो सकती है और एप्सिलॉन हो सकती है। सो कलेक्टिवली ये हमारा एंटीबॉडी का एक बेसिक स्ट्रक्चर है। नाउ यही चीज़ हम बता रहे थे कि ये अमाइनो एसिड टर्मिनल है, लैम्डा चेन है। इट कैन बी आइदर कापा और लैम्डा, ये वही चीज़ है जो मैंने आपको बताई। अब हैवी चेन की बात करें, मैंने कहा 5 किस्म की है, म्यू, गैमा, अल्फा, डेल्टा और एप्सिलॉन। अगर ये चेन म्यू होगी तो IgM कहलाएगी, अगर ये गैमा होगी तो IgG कहलाएगी, अगर अल्फा होगी IgA कहलाएगी, डेल्टा होगी IgD कहलाएगी, एप्सिलॉन होगी तो IgE कहलाएगी। ये टोटल 5 डिफरेंट टाइप की एंटीबॉडीज़ होती हैं जो हमारी ह्यूमन बॉडी में मौजूद होती हैं और सबका स्ट्रक्चर सेम होगा।
बट वेरिएबल रीजन डिफरेंट होगा। अगर आपकी ये कांस्टेंट चेन डिफरेंट है, सेम है, वेरिएबल चेन डिफरेंट है, तो एंटीबॉडी डिफरेंट है, ठीक है। तो कांस्टेंट चेन बेसिकली आपकी मेन क्लास ऑफ एंटीबॉडी बनाती है, जिसमें IgG, IgM, IgA, IgD और IgE शामिल है। फिर उसके आगे सब क्लासेस और प्लस वेरिएबिलिटी, डाइवर्सिटी, वो आगे किसकी वजह से आती है? वेरिएबल रीजन। और वेरिएबल रीजन कैसे बनता है? जीन रीअरेंजमेंट की वजह से, क्रॉसिंग ओवर की वजह से, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब ये 5 किस्म की एंटीबॉडीज हैं जो हमारी बॉडी के अंदर मौजूद है। इसमें जो पहली एंटीबॉडी है ये IgG है, दूसरी क्या है? IgD, तीसरी क्या है? IgE, IgA एंड IgM। ये डिपेंड करता है इनके हिंज रीजन पे। हिंज रीजन क्या होता है? अब इसका थोड़ा सा देख लें। ये जो रीजन होता है जहाँ पे जो डाइसल्फाइड बॉन्ड यूं अटैच है, इसको हम क्या कहते हैं? हिंज रीजन। और ये हिंज रीजन मेन क्लास ऑफ एंटीबॉडी को डिफाइन करने में हेल्प देता है। इसमें 2 हिंज रीजन नीचे हैं, इसमें एक है, इसमें एक ऊपर है, एक नीचे है। इसमें नीचे है मगर ये हमेशा डायमेरिक फॉर्म में पाया जाता है। इसको हम स्क्रीटरी एंटीबॉडी कहते हैं, वो मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा। और ये एक एंटीबॉडी है मगर पेंटामेरिक फॉर्म में पाया जाता है। अब उस पेंटामेरिक फॉर्म में होने की वजह से ये क्या होता है कि ये ज़्यादा इफेक्टिव होता है। मॉलिक्यूल मोनोमर 5 मोनोमर मिलकर क्या बना रहे हैं? आपके पेंटामेरिक बना रहे हैं। जबकि ओवरऑल स्ट्रक्चर जो आपका अमीनोग्लोबिन का है, अमीनोग्लोबिन क्या है आपके? बेसिकली बेटा प्रोटीन ही है, ये कोई नई चीज़ नहीं है। और जिस तरह एक बेसिक प्रोटीन होती है कि अमाइनो एसिड सीक्वेंस है, प्राइमरी स्ट्रक्चर, उससे अल्फा हेलिक्स या बीटा शीट बनी, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, उससे ग्लोबुलर प्रोटीन बनी, टर्शियरी स्ट्रक्चर, उस ग्लोबुलर से डिफरेंट ग्लोबुलर के डोमेन बने, तो वो आपके क्या बन गए? क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। अब ये वही डोमेन बताए हुए हैं। ये लास्ट टाइम जब मैंने सुपर फैमिली बताई थी, आपको कहा था कि डाइसल्फाइड बॉन्ड होना चाहिए और 110 अमाइनो एसिड की सीक्वेंस। ये वही चीज़ है, बस आपको वो डिफरेंट करके बताया हुआ। ब्लैक रीजन में आपको हिंज रीजन आइडेंटिफाई किया हुआ है जो बॉन्डिंग हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल नहीं है। बाकी ये क्या है? ये आपकी वर्टिकल है। आपकी जो एंटीबॉडी है, मैंने कहा उसके अंदर हिंज रीजन है, अल्फा बीटा गैमा हो सकता है। ये क्या देता है आपको? फ्लेक्सिबिलिटी देता है हिंज रीजन, जिससे हाँ जी, ये हिल ज्वाइन होता है, एल्बो होता है। ये क्या देता है? फ्लेक्सिबिलिटी, कि आप मूव कर सकते हैं। इसी वजह से एंटीबॉडी भी अपनी फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी सी मूव कर सकती है ताकि वो अपना एंटीजन के साथ प्रॉपरली इंटरेक्शन कर सके। और हमारे पास कुछ हाइपर वेरिएबल रीजन मीन जो बहुत जल्दी से चेंज होते हैं, जिनको हम कम्प्लीमेंट्री डिटरमाइन रीजन या CDR रीजन भी बोलते हैं, ये भी एंटीबॉडी के ऊपर मौजूद होते हैं। ये इन्फॉर्मेशन हम पढ़ रहे हैं पिछली स्लाइड में कि स्पेसर सीक्वेंस होती है 26 अमाइनो एसिड की, ट्रांसमेम्ब्रेन सीक्वेंस होती है जो हाइड्रोफोबिक है, और साइटोप्लाज्मिक टेल होती है। ये बेसिक कंपोनेंट है हमारी एक एंटीबॉडी की। हमारे पास BCR रिसेप्टर, ये भी हम पढ़ रहे हैं, ये वही चीज़ बताई हुई है। ये BCR रिसेप्टर है, ये हाइड्रोफोबिक रीजन है 26 अमाइनो एसिड का, ये ट्रांसमेम्ब्रेन रीजन है, ये साइटोप्लाज्मिक टेल है। बट ये टेल बहुत शॉर्ट है। इसको क्या चाहिए? एडिशनल मॉलिक्यूल अमीनोग्लोबिन अल्फा और अमीनोग्लोबिन बीटा चाहिए जो हेट्रोडाइमर है। हेट्रोडाइमर का मतलब है ये प्रोटीन डिफरेंट है और ये प्रोटीन डिफरेंट है। डाइमर का मतलब दोनों क्या है? इकट्ठे हैं। और इसकी प्लाज्मिक टेल क्या है? साइटोप्लाज्मिक टेल कंपैरेटिवली इसके मुकाबले में लार्ज है, जो नीचे सिग्नल प्रोवाइड करती है और बॉडी को प्रॉपरली फंक्शन प्रोवाइड करती है। देन ये हमारे TCR रिसेप्टर है, एंटीबॉडी एच चेन, हैवी चेन, साइटोप्लाज्मिक टेल। इसकी साइटोप्लाज्मिक टेल ऑलरेडी बड़ी होती है, जिसमें देखें ये चेन है और ये चेन है, और वो कह रहा है ट्रांसमेम्ब्रेन रीजन या 21 अमाइनो एसिड का होगा या आपका 22 अमाइनो एसिड का होगा। ये इसी चीज़ को दोबारा से एक्सप्लेन किया गया डिफरेंट। ये BCR है, एंटीजन बाइंड हुए, CD3 रिसेप्टर है, और आपके यहाँ पे CD28 रिसेप्टर से बाइंड कर रहा है। यहाँ पे ये क्या दे रहे हैं? सिग्नल है अमीनोग्लोबिन अल्फा और अमीनोग्लोबिन बीटा। और आई टाइम्स हैं, ये बेसिकली अमीनोग्लोबिन सुपर फैमिली में होते हैं, जो कि
सिग्नलिंग, एडहेसिव प्रॉपर्टीज और बाकी के मॉलिक्यूल के अंदर काम करते हैं। ये बात भी हम कर चुके हैं। जो टी सेल रिसेप्टर आपके क्या होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंडिंग है, और जबकि बी सेल आपके क्या हैं, बाकी। और टी सेल की हमने बात की थी कि ये बाइंड करते हैं, टी एच होते हैं आपके पास ये बाइंड करेंगे किसके साथ, CD4 के साथ, और ये आगे बाइंड करेगा MSC2 के साथ। इसी तरह आपके TC सेल्स होते हैं, ये बाइंड करेगा CD8 के साथ, और आगे ये बाइंड करेगा MSC1 के साथ। ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं, और ये तमाम न्यूक्लिएटेड सेल्स होते हैं। नाउ इसकी अगर हम बात करें आगे, इसको देखें थोड़ा सा, जो हमारे पास ये जो फिनोमिना है टी हेल्पर और टी साइटोटॉक्सिक का, टी साइटोटॉक्सिक हमें क्या देता है, CTL रिस्पॉन्स देता है, विच मीन साइटोटॉक्सिक लिम्फोसाइट सेल रिस्पॉन्स देता है जो किलिंग मैकेनिज्म में इन्वॉल्व है। यहाँ पे देखें H2K, और यहाँ पे भी क्या है, ये CTL सेल है और ये टारगेट सेल है, ये H2K है। ये TCR रिसेप्टर है, ये वायरल प्रोटीन है, और ये MSC मॉलिक्यूल है, विच मीन ये वाला मेथड फॉलो हो रहा है, और दरमियान में क्या आ रहा है, पेप्टाइड आ रहा है। अब तीन चीज़ें हैं, आपका करेक्ट TCR होना चाहिए, करेक्ट टारगेट सेल का MSC होना चाहिए, और करेक्ट वायरल प्रोटीन होनी चाहिए जो लॉक एंड की तरह फिट हो जाए, तभी आपका क्या होगा, किलिंग मैकेनिज्म स्टार्ट होगा। बट अगर ऐसा नहीं है, रिसेप्टर आपका ठीक है, MSC भी ठीक है, बट आपकी जो वायरल प्रोटीन है उसकी शेप क्या हो गई है, चेंज हो गई है, तो वो किलिंग नहीं कर पा रहा। यहाँ पे देखिए ये रेड कलर में थी, यहाँ पे कौन सी है, ब्लू कलर में, तो किलिंग इज नॉट पॉसिबल। अब इस केस में TCR ठीक है, पेप्टाइड भी ठीक है, मगर यहाँ पे H2K है और टारगेट सेल H2D है। टारगेट सेल चेंज हो गया तो अब भी क्या होगा, किलिंग नहीं होगी, विच मीन इन तीनों कंपोनेंट का करेक्ट होना ज़रूरी है, तभी आपका किलिंग मैकेनिज्म इसके अंदर स्टार्ट होगा, अदरवाइज बॉडी वायरल सेल को किल नहीं कर पाएगी। तो दैट इज़ टू मच इम्पॉर्टेंट कि बॉडी एक तरफ तो हमें इम्यूनिटी दे रही है, दूसरी तरफ वो इतनी ज़्यादा स्पेसिफिक है कि कहीं गलती से किसी और चीज़ को ना, बॉडी को ये डर होता है कहीं अपने ही सेल को ना किल कर दे। दैट्स वाई बॉडी डिफरेंट मैकेनिज्म से उसको क्या करती है, इंश्योर करती है कि ये हमारा सेल वाकई वही है जिसको मैंने किल करना है या इसको मैंने स्किप करना है। नाउ दिस फिगर रिप्रेजेंट्स को-स्टिमुलेटरी सिग्नल। को-स्टिमुलेटरी सिग्नल का क्या मतलब है कि आपके जो सेल्स हैं वो कंबाइनली मिल के क्या कर रहे हैं, रिस्पॉन्स दे रहे हैं। जैसे MSC2 है, पेप्टाइड है, और ये एंटीबॉडी CD4 रिसेप्टर होगा इसके साथ, ये देखें ये CD4 रिसेप्टर ये बाइंड कर रहा है, साथ में अल्फा बीटा ये इसका डिफरेंट यूनिट है, ये यहाँ पे क्या कर रहा है, बाइंड कर रहा है। साथ में एक और सिग्नल है जो यहाँ से यहाँ बाइंड कर रहा है। को-स्टिमुलेटरी सिग्नल का मतलब क्या है, एडिंग। मैं कहता हूँ दो बच्चियाँ आ जाए, एक बच्ची आ जाए उठ के कोई, और इस डाइस को उठा के यहाँ से वहाँ पे रख दें, बड़ा मुश्किल है, किसी तरह से घसीट घसीट के ले जाएगी आप। बट मैं अगर कहूँ कि दो बच्चियाँ उठ के आ जाए, उठा लेंगे, विच मीन यही है कि एक तरफ से यहाँ पे सिग्नल प्रोवाइड किया जा रहा है, एक तरफ से यहाँ पे सिग्नल प्रोवाइड किया जा रहा है, विच मीन दे आर वर्किंग टुगेदर कोलेक्टिवली टू परफॉर्म अ फुल फ्लैज सिग्नल। ठीक है, ये को-स्टिमुलेटरी सिग्नल कह रहा है, उसको ऐड देता। यहाँ तक कोई क्वेश्चन में पूछ लें, फिर हम एंटीबॉडीज की तरफ आते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास एंटीबॉडीज। अब हमने एंटीबॉडीज का स्पेसिफिक फंक्शन देखना है कि ये कैसे काम करती है। सबसे पहले हमारे पास है IgG, अमीनोग्लोबिन G। अमीनोग्लोबिन G का ये बेसिक स्ट्रक्चर है, ये हिंज रीजन है। दैट इज द मोस्ट अबंडेंट एंटीबॉडी प्रेजेंट इन आवर बॉडी। अप्रॉक्सीमेटली हमारे ब्लड सीरम के अंदर 80% मौजूद है,
और इसकी सबसे अच्छी बात क्या है, ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है, क्योंकि मदर वॉर्म के अंदर जो न्यू बेबी है, जो फीटस है, जो अभी दुनिया के अंदर नहीं आया, वो प्रोटेक्शन कहाँ से ले रहा है, इस एंटीबॉडी के से ले रहा है, अपनी मदर से। मदर हाई अमाउंट में प्रोड्यूस कर रही है और बेबी उसको क्या कर रहा है, उससे प्रोटेक्शन हो रहा है। देखें, फीटस हम कब कहते हैं उसको, जब उसके ऑर्गन बन चुके होते हैं, बेशक बिल्कुल छोटे से माइन्यूट से आपके हाथ की मुट्ठी जितने बराबर कुछ भी हो, बट दे आर डिवेलप्ड, तो उस टाइम हम उसको क्या कहते हैं, फीटस कहते हैं। इट्स मीन नाउ ही इज़ द न्यू लिविंग थिंग, न्यू ऑर्गेनिज्म, एक नई जान है वो, उसका भी सारा वो चीज़ यह है, इसको इन्फेक्शन भी हो सकता है। इन्फेक्शन कहाँ से होगा, माँ ने कोई चीज़ खा ली, अब वो बैक्टीरिया उसके अंदर भी तो जा सकता है थ्रू प्लेसेंटा, क्योंकि फूड सारी प्लेसेंटा के थ्रू जा रहा है, तो उसमें साथ में एंटीबॉडीज़ भी साथ जाती है। अब प्लेसेंटा को कोई और एंटीबॉडी क्रॉस नहीं कर सकती, सिर्फ कौन क्रॉस करेगा, आईजीजी क्रॉस। इसकी 4 सब क्लासेज हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर हिंज रीजन। इसमें IgG1 है, IgG2 है, IgG3 है और IgG4 है। डिफरेंस आपको नज़र आएगा, यहाँ पे 2 बांड है, 2 ऊपर हैं 2 नीचे हैं, 11 बांड है। अब यहाँ पे इसमें और क्या क्या डिफरेंस होता है, इसमें इस चेन का डिफरेंस होता है, जो आपकी लाइट चेन है, कापा या लैम्डा, उस चेन का डिफरेंस होता है, हिंज रीजन में सेम होता है। ये काम क्या करती है, अगर मैं आपसे पूछूं इनमें से कौन सी प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर सकती, तो आपका आंसर क्या होगा, IgG2 लिखा हुआ है नीचे, ये लिखा हुआ है। IG1, IG3, IG4 कैन क्रॉस प्लेसेंटा, जो नहीं लिखी हुई इसका मतलब है वो नहीं कर सकती। अगर मैं कहूँ कौन सी कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट नहीं कर सकती, अब आंसर होगा IG4। और कौन सी लोएस्ट एक्टिवेशन करती है, तो आपका आंसर होगा IgG2, ये लोएस्ट है। और हाईएस्ट कौन सी है, IgG3। और एफ रीजन ऑप्सोनाइजेशन में कौन सी इन्वॉल्व है, नहीं है इन्वॉल्व। 1 और 3 इन्वॉल्व हैं, 2 और 4 इन्वॉल्व नहीं है। ऑप्सोनाइजेशन याद है, भूल गए हो, भूल गए, चलो मैं दोबारा बता दूंगा एंड में, ठीक है बेटा। दिस इज अबाउट IgG। नाउ द सेकंड मेजर प्रोटीन या सेकंड मेजर एंटीबॉडी IgM, ये हमारी बॉडी में तकरीबन 5 से 10% होती है। कितनी होती है, 5 से 10। बट ये एंटीबॉडी सबसे पहले प्रोड्यूस होती है जब हमारी बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शन होता है, प्राइमरी इन्फेक्शन में सबसे पहले प्रोड्यूस होती है, और इसका इम्यून रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होता है। क्यों एफिशिएंट होगा, मोनोमर ज़्यादा है, एपिटोप्स नहीं, एपिटोप्स ज़्यादा बाइंड कर सकते हैं, इसके अंदर मोनोमर ज़्यादा है, हाँ इसके हाथ बड़े हैं। अब एक एंटीबॉडी के 2 हाथ हैं, इसके 10 हाथ हैं। एक एंटीबॉडी जो एक एंटीजन 2 एंटीजन से बाइंड कर सकती है, या अगर एंटीजन बड़ा हो तो सिंगल एंटीजन से बाइंड करती है। उसके मुकाबले में ये 2 के बजाय कितने से बाइंड कर सकती है, 10 से बाइंड कर सकती है। तो इसकी वैलेंसी कितनी है, 10 है, तो इसलिए ये ज़्यादा एफिशिएंट है। या अगर बड़ी एंटीजन आए तो एटलीस्ट 5 से, इसके मुकाबले में 1 से। सो दिस इज हाईली एफिशिएंट एंड द फर्स्ट एंटीबॉडी बीइंग प्रोड्यूस्ड व्हेन आवर we are encountered with some antigen, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स जो प्रोड्यूस होता है। और इसके अंदर ये these are joined by a chain which is known as J chain, और ये J chain क्या करती है, इन 5 मोनोमर को आपस में बाइंड करके रखती है। अमाइनो एसिड सीक्वेंस है, ये सारी प्रोटीन्स है, कुछ भी प्रोटीन से हट के नहीं है। देन हमारे पास है IgA। IgA हमारे पास डाइमर फॉर्म में है, और ये डिफरेंट किस्म के ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व है। इंटरस्टिशियल वॉल को क्रॉस कर सकती है, डाइजेस्टिव ट्रैक को क्रॉस कर सकती है, और मल्टीपल आपके मीन दीज आर नोन एज द स्क्रीटरी अमीनोग्लोबिन। और ये बॉडी का 10 से 15% हमारी बॉडी के अंदर मौजूद है। ये भी J चेन से 2 ज्वाइंट्स जुड़े हुए होते हैं, प्लस इसके अंदर एक एडिशनल चीज़ है जो कहलाती है आपकी स्क्रीटरी कंपोनेंट।
ये क्या है आपका स्क्रीटरी कंपोनेंट। इस स्क्रीटरी कंपोनेंट की मदद से ये क्या कर सकती है, क्रॉस कर सकती है डिफरेंट मेम्ब्रेन्स को। लैक्रिमल ग्लैंड जो हमारे टीयर्स प्रोड्यूस करते हैं, इनके अंदर ये अमीनोग्लोबिन ए मौजूद होती है। ये कंटिन्यूसली एंटीबॉडीज़ हमारी प्रोड्यूस करती रहती है ताकि हमें इन्फेक्शन ना हो। सिमिलरली हमने बात की कि फीटस कहाँ से लेता है प्रोटेक्शन, मदर से थ्रू प्लेसेंटा, और कौन सी एंटीबॉडी होती है, IgG। और आफ्टर द बर्थ कौन सी एंटीबॉडी बच्चों को जाती है थ्रू ब्रेस्ट फीडिंग, कौन सी जाएगी, कौन सी जाएगी, बड़ी वाली कौन सी, पेंटामेरिक, ये वाली जाएगी, क्यों? अच्छा, और कोई सिचुएशन, क्यों, रीजन बताए ना, ऐसे तो कोई भी कोई। हाँ बेटा, अमीनोग्लोबिन ए जाएगी, मैंने अभी बता रहा हूं कि ये मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकती है, ठीक है। अब प्लेसेंटा का केस डिफरेंट था, वो डायरेक्टली कनेक्टेड होती है फीटस के साथ, वो ब्लड उसमें जा रहा होता है मदर से, वो ट्यूब होती है, वो अनलिंक्ड नहीं होती। जबकि हमारे बन कहाँ पे रही है, IgA थाइमस में बन रही होगी या फिर आपके बोन मैरो में बन रही होगी। उसने बोन मैरो से निकल के एक जगह पे आना है, दूसरी जगह आना है, तीसरी जगह आना है। तो जो न्यूबॉर्न बेबी लेता है वो कौन सी लेगा, IgA लेगा। देन IgE, ये हमारी बॉडी के अंदर 0.3 माइक्रोग्राम पर ml मौजूद होती है, और ये तभी एक्टिव होती है जब हमें किसी चीज़ से एलर्जी हो। अगर हमें एलर्जी नहीं है तो ये चुप करके सोई रहेगी, कुछ भी नहीं करेगी, और दुआ करेगी ये एक्टिव ना ही हो, ये सोई रहे तो अच्छी है। क्योंकि अगर ये एक्टिव हो गई, अब सीज़न आ रहा है इसके जागने का, स्नीजिंग, कफिंग है, रात को नींद नहीं आती, नोज़ बंद हो जाता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारे इसके कमाल है। तो ये तभी एक्टिव होगी जब हमारे कोई एलर्जिक रिएक्शन होगा, या एलर्जी जिस चीज़ को ये कह दे कि ये एलर्जी है, बस वो चीज़ हमारे लिए एलर्जी। एंड द लास्ट वन इज अमीनोग्लोबिन डी। अमीनोग्लोबिन डी हमारे पास 0.2% ऑफ द सीरम है। नॉर्मली साइंटिस्ट को इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता, बट दे बिलीव कि ये तब प्रोड्यूस होती है जब बॉडी के अंदर कोई माइलोमा या कैंसर वगैरह या मल्टीपल माइलोमा टाइप कुछ प्रोड्यूस होता है, ये तब प्रोड्यूस होती है। डिफरेंट अमीनोग्लोबिन के स्ट्रक्चर और फंक्शन हमने देखे। अब ये एक टेबल है जो उन तमाम अमीनोग्लोबिन के फंक्शन को समराइज कर दिया है। यहाँ पे हमारे पास IgG1, IgG2, IgG3, IgG4, IgA1, IgA2, IgM, IgE और IgD है। और यहाँ पे देखें हमारे पास ये इनका मॉलिक्यूलर वेट है, जैसे 150,000 डाल्टन एंड सो ऑन। देन हमारे पास के उनके अंदर कांस्टेंट चेन कौन सी है, कांस्टेंट चेन में गामा 1, गामा 2, गामा 3, गामा 4 और आगे सो ऑन के सीरम के अंदर उनका लेवल कितना है, हाफ लाइफ कितना है, प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, FC रीजन है कि नहीं है, ये सारी उसके अंदर दी हुई। 1+ का मतलब है कि बी यस, नेगेटिव का मतलब है नो, 2+ का मतलब है मॉडरेट एंड 3+ का मतलब है स्ट्रॉन्ग। और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये अभी तक आइडेंटिफाई नहीं हुआ। नेगेटिव और पॉजिटिव का मतलब ये है कि भी कुछ केसेस में यस और कुछ केसेस में नो, वो कंडीशन स्पेसिफिक है। नाउ ये एक और टर्म है हमारे पास यहाँ पे, आइसोटाइप, एलोटाइप, आइडियोटाइप, इडियोटाइप कह लें आप इसको। ऐसी एंटीबॉडीज जिसका कांस्टेंट रीजन सेम हो, वेरिएबल रीजन डिफरेंट हो, वो कहलाती हैं आइसोटाइप। आइसोटोप से निकला कि कांस्टेंट रीजन आपका सेम है और वेरिएबल रीजन आपका क्या है, डिफरेंट। ऐसी एंटीबॉडीज जिनका कांस्टेंट रीजन डिफरेंट हो और वेरिएबल रीजन सेम हो, आयोडोटाइप, ठीक है। एलोटाइप, कांस्टेंट रीजन और आपका वेरिएबल रीजन ऑलमोस्ट सेम है, बट कुछ अलील का डिफरेंट है।
कहीं कहीं कोई मॉलिक्यूल डिफरेंट है तो उनको हम एलोटाइप कहते हैं। ये देखें एलोटाइप, ये सेम है, ये भी सेम है, बट इसके ऊपर अगर आप देखा जाए ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल, इनकी शेप देखें, इनकी शेप क्या है, डिफरेंट बनी हुई है, विच मीन इनके एलील क्या है, कम मोर और लेस डिफरेंट है, इनके अंदर डिफरेंट किस्म का पैरामीटर्स आ रहे हैं, इनको हम कहते हैं एलोटाइप्स। अब इस एंटीबॉडी के साथ हमारे कुछ मॉलिक्यूल्स के फंक्शन लिंक्ड है। हमने कहा था कि एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर है, ये एंटीजन बाइंडिंग में इन्वॉल्व है और ये फैक्टर हमारे पास क्या कहलाता है, एफसी फ्रेगमेंट्स। अब इसके ऊपर कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, हम ये चीज़ें पढ़ चुके हैं। ये दो चीज़ें हैं, एक है ऑप्सोनाइजेशन और दूसरा है एडीसीसी, एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल साइटोटॉक्सिसिटी। ऑप्सोनाइजेशन हमने कहाँ पढ़ी थी कि एक मैक्रोफेज है, इसके ऊपर एक रिसेप्टर है, अगर ये इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता, ये एफसी रीजन के साथ बाइंड करता है और उस सेल की क्या हो जाती है, न्यूट्रलाइजेशन या किलिंग स्टार्ट होती है। ये क्या कहलाती है, ऑप्सोनाइजेशन। एडीसीसी क्या है कि आपके पास एक नेचुरल किलर सेल है, इस नेचुरल किलर सेल के ऊपर एफसी रिसेप्टर होता है जो इस एफसी रीजन के साथ बाइंड करता है एंटीबॉडी के। अब ये एंटीबॉडी मेडिएटेड सेल साइटोटॉक्सिसिटी होती है, ये एंटीबॉडी इस सेल को क्या करती है, किल करती है, तो इसको हम कहते हैं एडीसीसी। तो ये कुछ इफेक्टर मॉलिक्यूल हैं जो कि बाइंडिंग के साथ लिंक नहीं है, जो किसके साथ लिंक है, इस क्रिस्टलाइजेशन फंक्शन के साथ लिंक है। तो ये आपके एंटीबॉडी के इफेक्टर मॉलिक्यूल्स हैं। यहाँ तक बेटा हमारी जो बात थी दैट वाज अबाउट द डिफरेंट एंटीबॉडीज एंड देयर फंक्शंस। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज साइटोकाइंस। साइटोकाइंस की हमने बात की थी कि ये क्या होते हैं, ये कम्युनिकेशन मॉलिक्यूल्स होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह सिग्नल प्रोवाइड करते हैं। हम कहते हैं कि ये एक जीन है साइटोकाइन का, कोई स्टिमुलस आया, स्टिमुलस कहते हैं किसी चीज़ को प्रमोट करना, एक्टिव सिग्नल देना, एक्टिवेट करना, ठीक है। लाइक मैं कहूँ जी लेक्चर ख़त्म हो गया, ये सिग्नल क्या है कि बस अब घर उठ के जाना है, बस इसकी तरफ भागना है। इसी तरह इसको सिग्नल आएगा कि सेल साइटोकाइन प्रोड्यूसिंग सेल है, स्टिमुलस आया, उसने क्या प्रोड्यूस की, साइटोकाइन। साइटोकाइन फैल जाती हैं और इर्द गिर्द के मॉलिक्यूल में जाके उसके साथ बाइंड करती है। ये एक रिसेप्टर है, इसका एक स्पेसिफिक रिसेप्टर होता है, ये इस रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगी और टारगेट सेल को एक्टिवेट करेगी और वो टारगेट सेल अपना प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म करेगी। अब कीमोकाइंस बेसिकली सब पॉपुलेशन है साइटोकाइंस के। कीमोकाइन जो केमिकल एक्टिविटी से लिंक्ड है उसको हम कीमोकाइन कहते हैं। कीमो एट्रैक्टिव होते हैं जो कि WBC और टिश्यू को हेल्प करने में मदद देते हैं। साइटोकाइन 3 तरह से फंक्शन परफॉर्म करती है। पहला फंक्शन ऑटोक्राइन, दूसरा फंक्शन पैराक्राइन, तीसरा फंक्शन एंडोक्राइन। ऑटोक्राइन ये सेल साइटोकाइन प्रोड्यूस कर रहा है और यही साइटोकाइन इसी के रिसेप्टर के साथ लगकर इसको मजीद एक्टिवेट कर दिया। ये क्या है, ऑटोक्राइन, अपने ही सेल्स को एक्टिवेट कर। पैराक्राइन ये सेल साइटोकाइन प्रोड्यूस कर रहा है और नियर बाई सेल जो इसके साथ बैठा हुआ है, मीन इसने इसके कान में कुछ कह दिया, दैट इज पैराक्राइन। अब एंडोक्राइन क्या है, ये सेल है, ये प्रोड्यूस कर रहा है, ये सर्कुलेशन में जाएगा और सर्कुलेशन के बाद दूर के सेल को, डिस्टेंट सेल को एक्टिवेट करेगा, ये क्या कहलाएगा, एंडोक्राइन। ऑटोक्राइन, पैराक्राइन एंड एंडोक्राइन। ये वही चीज़ है, ये साइटोकाइन प्रोड्यूसिंग जीन है, साइटोकाइन है, रिसेप्टर है, जीन एक्टिवेशन है और बायोलॉजिकल फंक्शन है। नाउ साइटोकाइन के 4 मेजर रोल्स हैं। पहला रोल पीलियोट्रॉफी। पीलियोट्रॉफी में क्या है कि एक साइटोकाइन है, लेट्स सपोज इंटरलुकिन 4 है, ये एक्टिवेट कर रही है बी सेल को, ये एक्टिवेट कर रही है TC सेल को और ये एक्टिवेट कर रही है मास्ट सेल। उनकी एक्टिवेशन, प्रोलिफरेशन और डिफरेंशिएशन के अंदर इन्वॉल्व। ये क्या है, पीलियोट्रॉफी। इसका उलट क्या है, रिडंडेंसी। क्या है,
redundancy. Redundancy का मतलब ये है कि डिफरेंट साइटोकाइंस हैं, इंटरलूकिन 2, इंटरलूकिन 4, इंटरलूकिन 5, इनका एक ही काम है बी सेल को एक्टिवेट करना। यहाँ पे एक साइटोकाइन डिफरेंट फंक्शन, डिफरेंट साइटोकाइन सेम फंक्शन, पीलियोट्रॉफी एंड रिडंडेंसी। नेक्स्ट, सिनर्जी एंड एंटागोनिज्म। सिनर्जी क्या है? थोड़ी देर पहले मैंने एक एग्जांपल दी थी कि मैं अगर दो बच्चियों को कहता हूँ कि ये टेबल उठा के उधर रख दें, तो ये क्या है? सिनर्जी है कि इफेक्टिव होगी, आपने मिल के कर लिया। एंटागोनिज्म क्या है? मैं कहूँ यहाँ पे ये चेयर रखी हुई है, दो बच्चियों को बुला लूँ और कहूँ आपने चेयर को उधर लेके जाना है, और दूसरी को कहूँ आपने चेयर उधर लेके जाना है, और जो कामयाब हो गई उसको 2 मार्क्स मिलेंगे। अब देखते हैं चेयर कहाँ पे पहुँचती है। तो दिस इज बेसिकली एंटागोनिस्टम के भी एक चीज़ को अपोजिट है। यहाँ पे देखें सिनर्जी में इंटरलूकिन 4 और इंटरलूकिन 5 ये मिल के क्या शो कर रही है? बी सेल को एक्टिवेट कर रही है और इनका रिस्पॉन्स ज़्यादा होगा, जबकि इंटरलूकिन 4 बी सेल को एक्टिवेट कर रही है और इंटरफेरॉन गामा क्या कर रहा है? उसको स्टॉप कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। आखिरी फंक्शन है कास्केड इंडक्शन। क्या है? कास्केड एक्टिवेशन है या इंडक्शन? कास्केड इंडक्शन। कास्केड इंडक्शन में क्या है कि ये एक टी हेल्पर सेल है, इसने इंटरफेरॉन गामा को एक्टिवेट किया, इंटरफेरॉन गामा ने मैक्रोफेज को एक्टिवेट किया, मैक्रोफेज ने इंटरलूकिन 12 को एक्टिवेट किया, इंटरलूकिन 12 ने टी हेल्पर दूसरे सेल को एक्टिवेट किया, उसने आगे इंटरफेरॉन गामा, TNF अल्फा, इंटरलूकिन 2 एंड सो ऑन मल्टीपल टाइप्स के सेल को क्या कर दिया? एक्टिवेट कर दिया, जिसकी वजह से एक जनरलाइज इम्यूनिटी बॉडी को मिल गई है। तो दैट्स वाई इट इज़ नोन एज कास्केड एक्टिवेशन, कि एक मालिक्यूल दूसरे को, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, चौथा पाँचवें को एंड सो ऑन। ये सिलसिला क्या होता रहता है? चलता ही रहता है, कभी ख़त्म नहीं होता, एंड इट्स कीप ऑन गोइंग। तो ये मेजर फंक्शन है किसके? इंटरलूकिन के। नाउ हम बात करते हैं कि भी ये 6 मेजर क्लास हैं इंटरलूकिन की, जिसको कहते हैं इंटरलूकिन 1। ये बेसिकली इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स हैं। हेमाटोपोइटिक फैमिली क्लास 1, इनके फंक्शन डिफरेंट है, फंक्शनल डाइवर्सिटी। इंटरफेरॉन फैमिली जिसको क्लास 2 इंटरलूकिन कहते हैं, ये एंटीवायरल रिस्पॉन्सेस के अंदर। कीमोकाइन फैमिली जो कीमो अट्रैक्टेंट्स है। देन ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्ट्री जो इम्यून सिस्टम की डेवलपमेंट में और हेमाटोपोइसिस के अंदर इन्वॉल्व। देन छठी इंटरलूकिन 17 जो कि न्यूट्रोफाइल अकोमुलेशन, एक्टिवेशन और प्रो इन्फ्लेमेटरी के भाई इन्फ्लेमेशन को जो इन्हांस कर सकते हैं उन मालिक्यूल को क्या कर दिए? एक्टिवेट कर दिए। और इन इंटरलूकिन का साइज लेस देन 30 किलो डाल्टन, 30 किलो डाल्टन मीन 30,000 डाल्टन से होता है, और अप्रॉक्सीमेटली इनके स्ट्रक्चर और फंक्शन क्या होते हैं? मोर लेस सिमिलर होते हैं। साइटोकाइन एक मॉलिक्यूल है और ये जहाँ पे जाके बाइंड करती है उसको हम कहते हैं कि वो उसका रिसेप्टर है। तो हर साइटोकाइन का एक रिसेप्टर होगा, क्लास 1 के रिसेप्टर, क्लास 2 के रिसेप्टर, TNF फैमिली के रिसेप्टर, काइनोकाइन के रिसेप्टर। नाउ द क्वेश्चन इज ये इंटरलूकिन इस रिसेप्टर से कैसे जाके बाइंड करेगी और इम्यून सिस्टम को किस तरह से हेल्प आउट करेगी? ये एक बेसिक सा फिनोमेना। आपको याद होगा मैंने शुरू में आपको बताया था कि एक एग्जांपल ली थी लास्ट लेक्चर में कि अगर एक रिसेप्टर बाइंड करेगा तो उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट कम होगा, ज़्यादा होगा। 2 फैक्टर बाइंड करेंगे तो उससे कम होगा, अगर 3 फैक्टर बाइंड करेंगे तो डिसोसिएशन कांस्टेंट उससे कम होगा। -8, -9 और -11 की एग्जांपल दी थी। डिसोसिएशन कांस्टेंट कम होने का मतलब है एफिनिटी क्या है? स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे ये 3 फैक्टर हैं, इसको हम कहते हैं कि एक है ये लिखा हुआ है इंटरलूकिन R, इंटरलूकिन 2R
अल्फ़ा, इंटरलुकिन 2R, बीटा, एंड गैमा सी। इंटरलुकिन 2 बेसिकली ये है, आर का मतलब रिसेप्टर है, अल्फ़ा का मतलब है अल्फ़ा रिसेप्टर, बीटा का मतलब बीटा रिसेप्टर और गैमा सी का मतलब गैमा सी रिसेप्टर। ये जब तीनों मिलते हैं आपस में तो ये फंक्शन क्या हो जाता है, इसका कंप्लीट हो जाता है। अब इस फंक्शन के कंप्लीट होने में जैसे ये कंप्लीट होता है, इसकी फास्फोरिलेशन होती है, फास्फोरिलेशन एक्टिवेट करती है और जीन को, जिसको हम कहते हैं स्टैट, ये प्रोटीन है, इसकी फास्फोरिलेशन होती है और ये एक और मॉलिक्यूल आता है इसके साथ, इसकी भी फास्फोरिलेशन होती है, तो ये डाइमर बनता है। ये देखें, ये डाइमर बन रहा है और ये डाइमर आगे जाके न्यूक्लियस में जाता है। न्यूक्लियस में हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, डीएनए पड़ा हुआ है और इस जीन की क्या करता है, एक्टिवेशन कर देता है। सेकंड साइड पे क्या होता है कि भी हमारे पास यहाँ पे जैक प्रोटीन है, जैक 1, जैक एक्टिवेट करता है SHC को, SHC एक्टिवेट करता है GRB2 को, GRB2 एक्टिवेट करता है SOS को और SOS एक्टिवेट करता है MAP को, MAPK, और MAPK अल्टीमेटली E2F को, और ये किसको एक्टिवेट करते हैं, अल्टीमेटली न्यूक्लियस में जाते हैं अगेन सारे और न्यूक्लियस में डीएनए को एक्टिवेट करते हैं और यहाँ पे इन जीन की प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है। बेसिकली जो इंटरलुकिन 2 है ये एक यूनिक साइटोकाइन समझी जाती है जिसका डुअल रोल है। ये ग्रोथ सिग्नल भी प्रोवाइड करती है प्लस ये अपोप्टोटिक सिग्नल, सेल डेथ सिग्नल भी प्रोवाइड करती है। कौन सा देती है, अपोप्टोटिक सिग्नल एज वेल एज द सेल डेथ सिग्नल्स। ये अभी तक जो हमने देखे, ये स्टैट पाथवे आया और जैक पाथवे आया, ये क्या है, ग्रोथ सिग्नल, ग्रोथ सर्वाइवल सिग्नल। दूसरा इसका मैकेनिज्म क्या है कि जहाँ पे जैक के बाद SHC से PIK और PIA एक्टिवेट करता आगे AKT को। ये जो AKT है अल्टीमेटली किस में जाता है, आगे अपोप्टोसिस की तरफ जाता है। PI3K या AKT पाथवे ये किसकी तरफ जाता है, अपोप्टोसिस को, सेल डेथ की तरफ। विच मीन ये एक ही जीन है, एक ही साइटोकाइन है जो ज़रूरत पड़ने पर ग्रोथ सर्वाइवल सिग्नल देता है और ज़रूरत पड़ने पर ग्रोथ इनिबिशन यानी अपोप्टोसिस सिग्नल प्रोवाइड करता है। तो एक साइटोकाइन अगर आप यहाँ से हटा दें तो इनमें से कुछ भी नहीं होगा, मीन पूरा सिस्टम आपका क्या होगा, ब्लॉक हो जाएगा। अब ये ग्रोथ सर्वाइवल सिग्नल और अपोप्टोटिक सिग्नल किस चीज़ के, ग्रोथ सर्वाइवल सिग्नल मीन जीन प्रोडक्शन के सिग्नल इसलिए है कि जब कोई इन्फेक्शन आ जाता है तो बॉडी डिफरेंट काइंड के लिम्फोसाइट प्रोड्यूस करती है, इन्फ्लेमेटरी मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करती है, जो बॉडी को वहाँ पे रैपिड अमाउंट में या एक्सपोनेंशियल अमाउंट में क्या होते हैं, नीड होती है उसकी। और जब ख़त्म हो जाती है ऐसे सेल जो आप कह लें जो वायरस लगे हुए हैं, तो बॉडी को क्या चाहिए कि बॉडी उनको किल करे, तो देन बॉडी क्या प्रोड्यूस करती है, हमारा अपोप्टोटिक सिग्नल प्रोड्यूस करती है। इन दिस रिगार्ड इंटरलुकिन 2 is a unique protein which provide the both kind of signals। यहाँ पे कोई क्वेश्चन है तो पूछो। ये वही बात है कि भाई हम ये कह रहे हैं कि भाई हमारे पास क्या होता है, इसके ग्रोथ सर्वाइवल सिग्नल होते हैं और हमारे पास अल्टीमेटली प्रोलिफरेशन सिग्नल है और इनको लाइगेंड को बाइंड करते हैं। अब ये वही पाथवे थोड़ा सा डिटेल के अंदर, लाइगेंड और रिसेप्टर बाइंड कर रहा है। यहाँ पे रैस प्रोटीन आ रही है, यहाँ से ये PIK3 के NF कापा के जीन एक्टिवेशन हो रही है, NF कापा B और IK भी एक्टिवेट हो रहा है, PLC गैमा एक्टिवेट हो रहा है, कैल्शियम रिलीज हो रहा है, कैल्शियम इस पाथवे को एक्टिवेट कर रहा है, अल्टीमेटली ये पाथवे रिलीज हो रहा है। विच मीन ये सारे क्या है, यहाँ पे एक और साइटोकाइन आपके साथ अटैच है और इस साइटोकाइन का फंक्शन क्या है कि अल्टीमेटली उसको बाइंड कर। ये सिंपलेस्ट फॉर्म है उसी चीज़ की, थोड़ा सा सेपरेट करके बताया हुआ है।
कि साइटोकाइन आई, अल्फ़ा बीटा और गामा सी रिसेप्टर है, फास्फोरिलेशन हुई, स्टैट आया, डाइमराइजेशन होगी और यहाँ पे इसकी जीन एक्टिवेशन होगी, ट्रांसफ़र होगी। इस पाथवे को हम कहते हैं, दीज आर बेसिकली जैक स्टैट पाथवे। क्या बोलते हैं इसको? ये बहुत पॉपुलर पाथवे हैं जो आप प्रोसेस और ग्रोथ सिग्नल के अंदर क्या होते हैं, इस्तेमाल होते हैं। जैक स्टैट पाथवे हम इसको कहते हैं।